अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। ममता जी से यूं तो साक्षात्कार के रूप में मैंने बहुत सी बातें की हैं, पर जहां तक मैं जानता हूं कई बातें ऐसी हैं जो अनकही हैं। ममता जी ने उन्हें ऑफ द कैमरा कहा है, तो वही अनकही बातें हम यहां पेश कर रहे हैं। योगेश, मैं कह रही थी कि भद्रवासी के आने से पहले हम लोग जो है एक छोटा सा रिहर्सल कर लें, क्योंकि ना आज तक मैंने सबके इंटरव्यू लिए हैं, सब है, हाँ मेरे भी इंटरव्यू हुए हैं, पर ऐसे छोटे छोटे हुए हैं, जैसे प्रॉपर वे में नहीं हुए। तो संदीप, मेरी तुम थोड़ी हेल्प करोगे क्या? ठीक है, पर पूछना तो नहीं, मैं पूछना नहीं है, तो पूछेगा तो भद्रवासी है ना। मैं ये बता रही हूँ कि मैं पढ़ के बताती हूँ, तुम 5 मिनट का थोड़ा रिकॉर्ड भी कर लेना। तो मैं अपनी, जैसे ये पहली किताब है, ये सारी किताबें आपने लिखी हैं? हाँ, ये सारी किताबें मैंने लिखी हैं, और अभी इनके किसी किसी के 2-2 संस्करण निकल चुके हैं, और 2 किताबें भी और इसमें नहीं हैं, और 2 किताबें अभी पब्लिश होने वाली हैं मंजुल प्रकाशन से। तो ये मेरी फर्स्ट बुक थी, क्या कह रही ज़िंदगी में, जिसका इसका सेकंड मतलब हमने संस्करण इसका निकल चुका है। तो मैं इसमें, एक मिनट चश्मा लगा लूँ भाई, देखते रहना ज़रा, हैं। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि जब सबसे पहले मैंने लिखा तो दिल की मिट्टी में पड़े बीज ने आकार लेना शुरू किया। ना जाने कितनी बार इस अंकुरित होते पौधे को पानी नहीं दे पाई। काफिया, छंद, तुकबंदी मुंह ताकते रहे, और मैं सिर्फ भावनाओं को जन्म देती रही। और मैंने जो भी जिया, मैं ईमानदारी से तुम दोनों को बता रही हूँ, मैंने जो भी जिया वही लिखा, और वो नहीं लिखा जो मैंने जिया नहीं। मैंने हमेशा सच लिखा है, इवन देन कितना भी कड़वा हो, मैंने अपने जीवन का सच हमेशा लिखा है। और मैं इसमें ना अपने हमसफ़र के अलावा अपने बच्चों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। वो दिमाग के इतने खुले हैं कि उन्होंने मुझे नए नए आइडियाज़ बताए, नई चीज़ें बताई। मेरा कोई पब्लिश करने का बहुत इरादा नहीं था, ना यूट्यूब पे जाने का इरादा था, ना इंस्टा पे, मतलब मुझे ऐसा कुछ था। फिर तुम लोग भी मिल गए, तो तुम लोग के साथ भी, तुम लोग भी यंग थे, तो सब ने हेल्प की। तो मुझे इस चीज़ के लिए मैं अपने बच्चों और तुम लोग की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा, मेरी कविता में एक बात मैं कहना चाहती थी तुमसे, कि ठीक है ना योगेश? फिर ये कहना चाहती थी कि मैं बुद्धिजीवियों की भाषा नहीं लिखती, मैं आम भाषा में बात करती हूँ, ताकि आम जनता के लिए भी तो कुछ पढ़ने को हो। लोग कहते हैं आम जनता पढ़ती नहीं है। आम जनता क्यों नहीं पढ़ती? क्योंकि उनके लिए कुछ शब्द जो हैं बहुत क्लिष्ट हो जाते हैं। तो जो बोलचाल की भाषा उसमें लिखना चाहिए। तीसरी चीज़ मैं कठिन क्लिष्ट हो गया। हाँ, तो हाँ वही तो मैं वही कहती थी कि जैसे, अच्छा कुछ लोगों को ना, तुम देखना मेरे उर्दू अल्फाज पे एतराज़ है। भाई भाषा भाषा होती है। जब मैं बहुत छोटी थी उस समय प्रेमचंद और क्या कहते हैं, ये मैंने करतार सिंह दुग्गल, अमृता प्रीतम, साहिर, ये सब जो हैं, कहाँ से आए थे ये सब? लाहौर से। लाहौर में कौन सी भाषा चल रही थी? उर्दू। तो वो जो उर्दू थी, उसके शब्द जो अल्फाज हैं वो हमारे घर में ही बोले जाते थे। अपन नहीं बोलते कि ये इस्तेमाल करो, या कई चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदी में भी बोली जाती है, उर्दू में भी बोली जाती है। तो जो लोग भाषा का ऑब्जेक्शन करते हैं, मेरे लिए, मुझे बड़ा दुख होता है। मैं सब भाषाओं को पसंद करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मुझे बहुत सारी भाषाएं हैं, और मुझे इसके लिए बहुत सुनना पड़ता है। तो मैं सबसे कहती हूँ कि हमारे साहित्य में भाषा का कोई रोल नहीं है, आप किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं। जो बात मैंने ये बात पहली बार किताब में कही थी, मेरे पहले प्रोग्राम में, जब ये अनिल दवे वगैरह आए थे तब, जो मैं सदियों से नहीं कह पा रही, आज वही बात आपको सुना रही। हो सकता है मिलती हो मेरी दास्तां आपसे, रख दिया ज्यों का त्यों, नहीं अब मैं कुछ भी छुपा रही। तो क्या कह रही जिंदगी में आपके जीवन के बारे में? आपने जीवन से जो देखा है, जो सीखा है, नहीं, जो मैंने जीवन से देखा, सीखा, और जो भी मतलब था, सब कुछ ज़िंदगी से उठाया, रियल है बिल्कुल। मतलब मेरे घर में मददगार जो काम करती है उसके बारे में। अच्छा देखिए, ऐसी चीज़ें कोई नहीं करता। ये एक खत करके वो है,
इसमें मैंने वो खत लिखे जो हमारे ज़माने के, तुम्हारे ज़माने के तो अभी ईमेल का मैं निकाल रही हूँ, तो मैं वो वाले खतों की बात कर रही हूँ कि जो ना कह पाया आज तक, इन खतों में सब कह गए। छुपाए रखे थे समंदर दिल में, सो खारे मोती कागज़ पे बह गए। ये दिल से निकली बातें हैं, इन्हें तुम सबको ना पढ़ाना। बस यही तो वो खत थे जो डाक में जाने से रह गए। तो मैं ये खत मैंने बद्रवास्ती साहब के साथ जो है इस पे यूट्यूब पर पढ़े भी हैं, तो वो बड़े अच्छे लगे। तो ये स्पेशली किताब उनको डेडिकेटेड है जो खत लिखने में अब भी विश्वास करते हैं और मुसलसल लिख रहे हैं और डाकिए का इंतज़ार करते हैं। हालांकि डाकिया आना बड़ा ओल्ड फैशन, ओल्ड स्कूल वाला मैटर हो गया है, पर अपन कुछ कर नहीं सकते। और दूसरी चीज़ ये होती है कि मुझे सोशली जाने में बड़ी दिक्कत होती है सब प्रोग्राम्स में। ये वाली बात मैं तुम्हें कैसे बताऊं? देखो, अच्छा सुनो, मैं क्या है बड़ा तैयार वैयार होकर अच्छे ढंग से जैसे मैं रहती हूँ वैसे जाती हूँ, पर मुझे बाद में पता चला कि मुझे लोग साहित्यकार क्यों नहीं समझते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं एक नकली साहित्यकार लेखक हूँ, क्योंकि मैं बहुत स्मार्टली तैयार होकर गई हूँ और अच्छे से, मेरी ऐसे तेल लगे हुए बाल नहीं है। खैर आजकल तो बहुत स्मार्ट वो सब आ गए हैं, लोगों ने एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दिया है, पर मुझे संजीदा तौर पर नहीं लिया जाता। क्यों? एक साहित्यकार अच्छे से तैयार होकर नहीं रहता। हमारी अमृता प्रीतम तो कितने स्मार्टली घूमती थी वो भी उस ज़माने में। वही तो कह रहे हैं, अमृता प्रीतम और क्या कहते हैं मृदुला गर्ग, ये लोग सब बहुत अच्छे से रहती थी। पर ठीक है, लोगों का जैसा भी सोच रहा हूँ। और दूसरी चीज़ एक ये, जैसे मैंने जब लिखना शुरू किया तो मेरा एक इंटेंशन था कि मैं पहले थॉट लिखना शुरू करती हूँ, कोई चीज़ थॉट लिखती हूँ, लिखते लिखते फिर वो कविता शुरू हो जाती। अब इस पे मेरे को बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, ये कौन सा तरीका होता है? ये तरीका होता है क्या कि कुछ लिख रहे हैं आप और फिर उसके बाद कविता लिख रहे हैं? तो क्या ज़रूरी है कि जो फॉर्मेट बनाया गया है पुराने कवियों के द्वारा हम उसी को फॉलो करें? अदरवाइज हम बेकार के कवि हैं। उसे भी तो शून्य से रचा गया हो। हाँ, गुड, ये बात तुमने सही की। गुलजार साहब को देखो, उनका अपना तरीका है। 3 लाइन की लिखते हैं कि नहीं, 2 लाइन की लिखते हैं, कभी कभी 1 लाइन की भी लिख देते हैं। ये उनका फॉर्मेट है, तो इसमें ऑब्जेक्शन क्यों करना है? ये तो मन की भावना है। आप जैसे भी लिखो, अमृता प्रीतम ऐसे नज़्म लिखती हैं जैसे कोई कहानी लिख रही हो। तो आप मतलब अगर जो लिख रहा है और दिल से लिख रहा है तो उसे उसके हाल पे छोड़ दीजिए, वो अपने दिल की बातें लिख रहा है, तभी तो आपको अच्छी लग रही ना। तो मुझे एक इस पे ऑब्जेक्शन है कि ये फॉर्मेट जो है सब अपने अपने बनाए, अपने अपने उस पर काम कर रखें। और करंट अफेयर्स पे मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ कि मैं जब यूट्यूब पे करंट अफेयर्स पे, तुमने देखा ही है संदीप, तुम लोगों ने ही डाला है, तो कई करंट अफेयर्स ऐसे होते हैं जिनको, मतलब हमारा राइट है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमें सब कहने का राइट है। हम किसी के खिलाफ नहीं कहते, हम उस बात के खिलाफ कहते हैं जो घटनाएं घटित हो रही हैं और हम पढ़े लिखे हैं तो हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो इसमें बैन लगा दिया जाता है हमारे ऊपर। ये चीज़ मुझे बड़ी चुभती है। मैं सच कहने वाली बात तुमसे बता रही थी ना संदीप, तो मैं ये वाली बात तुम बताना कि अपन उस प्रोग्राम में शामिल करें कि नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा कड़वा सच बोलती हूँ पर बोलती ज़रूर हूँ। क्या होता है कि जीवन जो है हमेशा संयोगों और हादसों का दस्तावेज रहता है। मतलब उसमें हादसे होते हैं, लोग ऐसा मान के चलते हैं कि आपके जीवन में कुछ, क्योंकि लोग ढूंढते हैं, और ख़ास तौर से जो औरतें लिखती हैं ना, तब लोग ज़्यादा ढूंढते हैं कि उनके जीवन में ऐसा क्या हादसा हुआ जिससे वो ऐसा लिख रही हैं। क्योंकि मैं फर्स्ट फॉर्म में लिखती हूँ तो हर चीज़ मेरे ऊपर ही आती है, प्रेम भी मेरे ऊपर आता है, नफ़रत भी मेरे ऊपर आती है, धोखा भी मेरे ऊपर आता है, हर कुछ चीज़। तो लेकिन हाँ, मैं ये मानती हूँ, पर ये अगर कोई हादसा आपके जीवन से गुज़रता है, मैंने नोटिस की ये वाली बात, तुम भी करना कि हादसा गुज़रता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि बेचारा आशिक कविताएं मोहब्बत में लिखने लगा बेवफाई की, और उसकी से और भी चीज़ें होती ज़िंदगी में, केवल मोहब्बत ही नहीं और भी होती। तो आदमी को ऐसा ये जो हादसा होता है कुछ लोगों को तोड़ देता है, कुछ लोगों को वो हादसा फिर से आगे खड़े होने की हिम्मत देता है और नए तरीके से एक नया व्यक्ति तैयार होता है। आप इसे कह सकते हैं कि मेरा तो जीवन हादसों और संयोगों का ही मेल रहा हमेशा। जब ज़िंदगी की रोशनी ने अचानक से काला लिबास पहन लिया और अंधकार छा गया, तब कविता ने मुझे सिखाया कि उस मुकाम पर जहाँ दूसरों की बुराइयों की चोट से रोना नहीं आता, बल्कि लोगों की अच्छाइयाँ देख के आँख भर आती है, बस तभी असली कविता की शुरुआत होती है। तो मैं
इस बारे में तुमको और बातें करना चाहती थी, पर किताबें बहुत सारी हैं। ये जैसे छोटी छोटी हैं, इसको मैंने साथ में, मुझे साथ में कविताएं निकालने का बड़ा शौक़ रहता है। जैसे ये रेशमी खा मखमली रातें, ये चुपती दोपहर है, इसमें बेवफाई की छोटी छोटी 3-3 4-4 लाइन की नज़में, इसमें भी 3-3 4-4 की नज़में हैं आजकल, जिससे मैं इंस्टा पे सुबह सलामत और ये सब देती हूँ। तो एक चीज़ देखिए, आपकी जितनी भी किताबें सबके कवर पेज बहुत सुंदर है जी। ये वाला देखिए, ये कवर पेज जो है ये मेरे बेटे ने बनाया है। मेरे बेटा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है उसने। और दूसरी चीज़ ये श्रीकांत आप्टे जी ने बनाया है। और सबसे ख़ासियत ये है कि ये वाली जो 2 किताबें हैं, एक ये यूवी कभी कभी, इसमें उन्होंने ये पूरी किताब हैंड रिटन लिखी है। ये बच्चों की साइकोलॉजी पे कहकर शायद डायरी है, तो मैं बच्चों के उस पर अभी एक नई किताब और लिख रही हूँ। ये भी उन्होंने पूरी अपने हाथ से लिखी है। इसमें बच्चों के लिए मुझे 4 लाइनें, जैसे ये तुम्हारा चांद अलग है तो अपना आसमां भी अलग चुनो, सपनों को पूरा करना है तो सिर्फ अपने दिल की सुनो, उन दादी नानी की तरफ से जिनके पास बच्चों को बिगाड़ने का कॉपीराइट है। तो मैं बच्चों के लिए भी लिखती हूँ। और ख़ास तौर से जब मेरी माँ की डेथ हुई, मेरे हर किताब के पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। मेरी माँ की डेथ हुई और उस समय मैं हॉस्पिटल में, और उससे भी पहले मेरे सबसे ज़्यादा दोस्त कौन होते हैं? बच्चे और बुज़ुर्ग मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं। और मुझे लगता है उनको ना आपके धन दौलत और आपको उससे कुछ नहीं लेना देना होता। तो मेरी माँ के समय मैंने मतलब वो कविता जो लिखी थी कि ये तो कोई बात नहीं होती कि हर बात में तुम्हारी बात होती है, हर बात पर तुमसे डरने को कहा जाता है, आखिर चमकीले बादलों के पीछे छुपे क्यों रहते हो, जब ज़रूरत होती है तुम्हारी तो सोते रहते हो, जाओ मैं नहीं करती तुम्हारा इस्तकबाल, मेज़बान हो मेहमान की तरह क्यों रहते हो, दुनिया तुमने बनाई ऐसा क्यों कहते हो, कभी तो बाहर निकलो अपनी खुशफहमी से, देखो तो आखिर तुम्हारी बनाई दुनिया में क्या ख़ास है, खुश हो रहे हैं खुदगर्ज इंसान और माँ उदास है। बहुत खूबसूरत। आपने अभी एक नीली डायरी, इसका कवर पेज भी बहुत सुंदर है, इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताइए। ये वाला कवर पेज मेरी फ्रेंड अनुप्रकाश ने बनाया है। और ये मेरा पोर्ट्रेट है जो मेरी कॉफ़ी टेबल बुक है, ये भी उसने बनाया है। वो बहुत अच्छे पोर्ट्रेट बनाती है। तो मुझे अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। और ये रफ़ूगरी किताब के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। और मेरे जो सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत कम सोती हूँ। मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ, मैं ओवर थिंकर हूँ। मैं अपनी कमज़ोरियाँ भी बताने में मुझे कोई शर्म नहीं आती। मैं ओवर थिंकर हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। तो ये मेरे सारे रट जगह हैं जो मैंने कागज़ पर लिखे हैं। अख्तर शुमारियों की आदत गई नहीं, अख्तर शुमारी यानी तारे गिनना, अख्तर शुमारियों की आदत गई नहीं, आँखों ने नींद के स्वाद नहीं चखे हैं, उनके लिए हम न जाने कितनी रात जगे हैं, कह दो ज़रा ज़माने से हम अभी नहीं थके हैं। जैसे तुम लोग कहते रहते हो ना हमेशा कि मैडम आप इतना कैसे सोच लेती हैं और इतना लिख भी लेती हैं। मुझे लगता है कि यही ज़िंदगी, अब सब सेटल है मेरी लाइफ में, मतलब बच्चे, हस्बैंड, सबका काम हो गया, सारी जिम्मेदारियां निभा ली। तो सब कहते हैं इतना सर दर्द क्यों सिर पे लेती हो, मेरी सिस्टर ही कहती है। तो मैं कहती हूँ ये मेरा सर दर्द नहीं है, ये मेरी, इससे मैं जी रही हूँ, ये ही मेरा मेडिटेशन है। और मुझे इन चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। मैंने औरतों के लिए 2 किताबें लिखी हैं, एक है मीरा नाचती रही और एक है ये नीली डायरी। तो इसमें ये जो मैंने मुख्तारन माई का जब किस्सा हुआ था ना, तब उससे लिखी। और ये मैंने शादी के बाद कुछ लाइनें लिखी थी कि मैं अलग अलग, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी जगह बदलनी पड़ती है। तुम मर्दों से कहा जाए बताओ कि तुम किसी और के घर में जाकर रहो और उसके माँ बाप को अपना माँ बाप समझो, उसके भाई बहन मतलब बच्चों को अपना भाई बहन समझो, ये समझो, तो क्या तुम लोग इतनी, और ऊपर से आप खुश रहो। तो मैं अलग अलग पन्नों में अलग अलग, एक मिनट मैं चश्मा लगा लूँ जरा, बहुत छोटे फ़ॉन्ट, मैं अलग अलग पन्नों में अलग अलग किताबों में छपी, कभी माँ बाप के घर में, कभी स्कूल के अहाते में, कभी प्रेम प्रांगण में, कभी कार्यस्थल पे, तो कभी महफिलों में, कभी ससुराल में, कभी समाज के समक्ष। जी हुआ आज की उन सारे पन्नों को समेट एक जिल्द में बांधूं, बिखरी बिखरी सी मैं लोगों को बंधे रहने का भ्रम देती रही। यहाँ मैं हर स्त्री का प्रतिनिधित्व करती हूँ, कुछ मेरी, कुछ दोस्तों की, कुछ अनजान स्त्रियों की, और कुछ आपके आसपास की स्त्री की दास्तान। तो आप भी टहलें, घूमें मेरे मन के आंगन में, अतिथि बन के पढ़ें और समझें
और फिर इत्मीनान से सोचें कि मीरा क्यों नाच रही हो। तुम लोग सोचते हो कभी इस बारे में, अपनी स्त्रियों के बारे में सोचते हो कि वो बेचारी कितना डिवोटी, कभी उनके इस जीवन के बारे में सोचो। वो अपने माँ बाप को छोड़ के आपके घर में आपके माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, और अब जब उनके माँ बाप को कभी कुछ होता है तो आप लोग उन्हें ही नहीं जाने देते हो। ये एक प्रैक्टिकल बात मैं कह रही हूँ, मैं इसको ऑफ द कैमरा कह रही हूँ, है ना। तो मैंने औरत के बारे में बहुत सोचा, तो मैंने देखो अभी जो हुआ है हादसा, तो जो कलकत्ता में जो हादसा हुआ है, मैंने उस पर कुछ नहीं लिखा। सच कहूँ तो सबने मेरे से बड़ी उम्मीद की थी, लोग बहुत लिख रहे हैं, कविताएं भी आ रही हैं। मेरा दिल इतना टूट गया इस बात से कि उस हादसे के बाद मैं लगातार पेपर में रोज़ पढ़ रही हूँ, वैसे हादसे बहुत और रोज़ हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बात। निर्भया के समय से सुना था और आज तक ना जाने कितने ऐसे हादसे हो चुके हैं। हाँ, वही वाली बात, मैं उस पे मैं बात नहीं कर रही। तो ये सबको आश्चर्य हो रहा है कि मैं क्या करूं। मैं तो कब से लिख रही हूँ, कच्चे आटे की सौंधी महक सी मेरी ज़िंदगी में, जब तेरे स्पर्श का पानी पड़ा तो परात में गुथे आटे की मानिंद सिमट गई। तेरे तंदूर की ठोस गरम पक्की दीवार से लगकर या तो मुझे हताश होकर टूट जाना था, या रोटी की शक्ल में मुकम्मल होकर तेरी थाली में गिरना था। ये तेरी मर्जी थी, तू रूखा सूखा खाए या उसे घी में तर करे। और हर रूप का, उसको हर चीज़ का एक मुनासिब दाम मिलता है बड़ा है। मैं थोड़ा सा छोटे में सुना देती हूँ। कभी बच्चों का वास्ता देकर उसे संतुलित रखा जाता है, जब काबू नहीं आती तो आखिरी हथियार तो है ही। तो जहाँ भी लहू टपके स्याही की जगह मेरी कलम से, तो समझ लीजिए औरत उस आखिरी हथियार का शिकार हो रही है। और इस तरह पता ही नहीं चलता उसको कि छोटे छोटे कर्ज और फ़र्ज चुकाने में वो औरत होना भूल जाती है। मैं चूड़ी की तरह टूट गई और आईने की तरह जुड़ी, इसलिए मुकम्मल तौर पर खुद भी नहीं जानती कि मैं टूटी या जुड़ी। ठीक कह रही हूँ कि योगेश की चल रहा है, बदवासी साहब आते ही होंगे। और ये किताब है पीले, ये पीले पत्ते जो है, इसमें पूरी बुजुर्गों पे किताब, और ये सारे रियल बुजुर्ग हैं, ये सब मुझे मिले थे। और ये मेरी एक चीज ये पूछा था मैं जी, जैसे जीवन का एक दौर आता है, हाँ। एक दौर रहता है जिसमें हमें प्यार मोहब्बत इश्क इन सब की शायरियाँ हाँ। कहानियाँ मतलब ये सब बड़े अच्छे लगते हैं। पर एक दौर आता है जब समझ में आता है कि जीवन में वास्तविकता जो है उन चीज़ों से काफ़ी परे है। मोहब्बत से ऊंचे उठ के बात करो, लेकिन एक बात बताएं, हर बात में मोहब्बत छुपी है। मैं बचपन से सबको लगता था मैं किसी के इश्क में कैद हूँ, जबकि ऐसा होता है मैं इतना प्यार मुझे मेरे माता पिता ने सिखाया। मैं कह रही हूँ ना, मैं अपने घर की दीवारों से, मैं अपने कुत्ते से, मैं अपने काम करने वालों से, मैं अब आप इसको दूसरे शब्दों में बोल लो, मैं सबके साथ मोहब्बत में थी। और मेरा दिल इसीलिए रोज़ टूटता है कि इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ रोज़ तो ख़राब होती है। कभी कोई मतलब मददगार हेल्पर जो है धोखा दे जाता है, कभी घर के किसी सदस्य से चोट पहुंचती, क्योंकि मैं सबसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे अपनी छोटी से छोटी चीज़ बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। पर फिर भी मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि ऐ खुदा, कई बार आपकी मोहब्बत को कोई नहीं जानता, वो अपने दिल में छुपी रहती, कि ऐ खुदा मेरे हिस्से की रोशनी भी उसे बख्श, नाम जिसका मैंने अंधेरे में छुपा रखा है। बहुत सारे नाम हैं, ऐसा नहीं है कि मोहब्बत किसी इंसान से ही हो, मोहब्बत बहुत लोगों से होती है। और मेरे ख्याल से मोहब्बत से बेहतर तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इश्क की ना तो कोई जात होती है ना कौम होती है, बस इश्क तो इश्क होता है। पर वक्त के साथ उसमें बदलाव आता है, जैसे पहले दीवानगी, तन्हाई, शरारतें, ये सब आता है। तुम लोग की उम्र में तो फिर जुदाई उनको खामोश और तन्हा बना देती है, फिर एक जुनून सा सवाल हो जाता है, इश्क सवालिया हो जाता है। और मैं आजकल जिस मोहब्बत में हूँ, जब मैं परिपक्व हो गई हूँ, तो उस इश्क का रंग हो गया है सूफियाना। ये है, तो बस ये मेरी फेवरेट किताब है, सरगोशियाँ। ये मुझे बहुत पसंद है, इसकी नज़में काफ़ी सूफियाना है। और ये जो है एक, इन सब में आपके जितने भी फोटोज हैं बड़े सुंदर हैं, ये वाला ग्रेसफुल फोटोज हैं। ये मेरे बेटे ने, Black and white। ये मेरे बेटे ने खींचा है। ये वाला भी, जरा ठहर के डूबना मेरे सूरज, अभी काम बहुत बाकी है। यहाँ से मैंने अपने आप को उम्रदराज समझना शुरू किया, ये सरगोशियाँ से। जरा ठहर के डूबना मेरे सूरज, अभी काम बहुत बाकी है। धैर्य का पाठ ठीक से पढ़ाना है बच्चों को, बुरों को कोसा समझना बाकी है अच्छों को। अभी बाकी है दुश्मनों से याराना, अभी बाकी है मिजाज थोड़ा आशिकाना। ज़रा ठहर के डूबना मेरे सूरज, अभी काम बहुत बाकी है।
अब तुम इसके बारे में पूछ रहे हो ना मुझसे, तो ये है रफूगरी। ये एक 12th क्लास की लड़की है, उसने मस्कट में रहती है, उसने ये पेंटिंग बनाई थी, जबकि वो रफूगरी का मतलब नहीं जानती थी। उसको इंग्लिश हिंदी सब हम लोग, उसकी मदर ने फिर समझाया। और ये तो पोर्ट्रेट मेरी फ्रेंड ने बनाया। तो मैं अपने लिए खुद कहती हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि ये डरती नहीं लिखने से कुछ भी, ठीक है, मुझे आज़ादी मिली हुई है, पर ये आज़ादी मैंने खुद हासिल की है। तो लिखना मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है और छपना मेरी हिमाकत। तो जब मेरी माँ बचपन में जो है थैला टांग के जो है वहाँ जाती थी रफूगिरी, आजकल तो रफूगिरी कहीं सुनी नहीं आती है, कपड़ा फेंक दिया जाता है। तो हम लोग, मैं और माँ जाते थे रफूगिरी के कपड़े देने, उस रफूगर के यहाँ जाते थे। और फिर बाद में जब जाते हो कहता, देखिए बहन जी बताइए कहाँ पर छेद था। हम माँ बेटी दोनों हैरान रहते, हाँ देखो तो सही कहाँ छेद था, पता भी नहीं चल रहा, क्या हुनर है। तब मतलब मेरा मन ऐसा पागल हो गया था कि मैं बैठ के रफूगरी करने की कोशिश करती थी। फिर बाद में जब ज़िंदगी में असली रफूगरी करने का टाइम आया, तब मैंने देखा उस रफूगरी के कारण मैंने ज़िंदगी में रफूगरी करना सीखा। आपको मालूम है औरतें जो हैं सबसे अच्छी रफूगर होती हैं। वो घर में पैसा बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन वो कहीं से ढूंढ के आपके लिए चावल के डब्बे में से निकाल के ले ही आएंगी। आप मतलब वो चला लेती है। जैसे माँ को हमेशा भूख नहीं लगती, माँ सबसे आखिरी में खाती थी, रोटी ख़त्म हो गई, माँ ने कहा आज वैसे भी मेरा मन चावल खाने को था। फिर उसके बाद सब्ज़ी ख़त्म हो गई क्योंकि उसको देनी थी हेल्पर को, तो कहने लगी आज पेट ठीक नहीं है। मतलब औरतें कितना ज़्यादा दूसरों के लिए उनको कहा गया। और इसको पता है, मुझे सबसे दुख की जो चीज़ लगती है, इसको आदमियों ने, समाज ने फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि ये तो उसका काम है कि अगर खाना कम बना है तो वो भूखी रहेगी ना, हम लोग क्यों भूखे रहे। तो ये चीज़ बहुत दुख की है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सबके कुछ ना कुछ दुख और वो होते हैं, और मैं सबके बारे में सोचती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ मौजूद है हर इंसान में एक रफूगर, यहाँ मौजूद है हर इंसान में एक रफूगर। बात ये दीगर है, कभी मेरा कभी उसका घर। ज़रूरी तो नहीं हर खोज को सुई धागे की ज़रूरत हो, ज़रूरी तो नहीं हर खोज को सुई धागे की ज़रूरत हो। हम सब जानते हैं रिश्तों को रफू करने का हुनर। तो ये मेरा जीवन है, यही मेरा सब कुछ है, और मैं इनको लेकर बड़ी खुश रहती हूँ। अल्फाज के साथ रहना मुझे बहुत पसंद है। और अब बद्रवास्ती साहब आने वाले होंगे, इंटरव्यू की तैयारी हो चुकी है। कैसा रहा योगेश? बहुत बढ़िया।